हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी के क्रम में मैं एक क्लास और लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं जो सीटेट 2026 में होना है। उसमें मैं सारे PYQs मतलब जितने भी प्रीवियस अब तक पेपर में मैंने सारे इसमें एक छोटी छोटी क्लासेस के रूप में मैंने लिया है। 10-10 क्वेश्चन का सेट बनाया है कि आप बोरियत आपको ना हो और आप चाहें तो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप एक साथ जितनी क्लासेस, ये नहीं है कि मैंने बहुत लंबी क्लासेस बना दिया है, ठीक है ना। 10 नंबर की मैथ्स पेडागोजी आएगी, उसको भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के कराऊंगा थ्योरी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का कवर करेगा, ठीक। और 30 नंबर की साइंस की क्लासेस भी मिलने लगेंगी आपको, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आपको मिलने लगेंगी। वहाँ से आपको 10 नंबर की पेडागोजी अलग से और 20 नंबर के जो सब्जेक्ट से आएगा अलग से। ओवरऑल मिला के कहने का मतलब ये है कि 60 नंबर की तैयारी हम आपको करा के यहाँ से चलेंगे। चूंकि आपके एग्जाम की डेट निर्धारित है 8 फरवरी, तो मेरे दिमाग में भी 8 फरवरी चल रहा है और उसी 8 फरवरी के आसपास पहले ही हम सब कुछ फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। तो बिना देरी किए आज के सेशन का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज को जो मेरा पहला क्वेश्चन है इसको देखिए और बताइए। अब इसमें आप नंबर सिस्टम का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो सवाल में कुछ है नहीं, फिर आप सवाल आराम से बना पाएंगे। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप प्रिपरेशन में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बार बार चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। ये किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं भले ही आपको आता हो, एक मंत्र है ये, भले कितना ही आता हो आपको, फिर भी आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का मेरा पहला क्वेश्चन और आप आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमीय संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमीय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानो क्या होता है, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम काउंट करते हो, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनिट, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर इसी में पूर्ण संख्या की बात करेगा तो क्या होगी? पूर्ण संख्या में जिसे हम होल नंबर की बात करते हैं, तो होल नंबर की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 0 एडेड विथ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें, 1 2, ठीक है, 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनिट, मतलब कहने का है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में इस 0 को मैं ऐड कर दूं तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। परमीय संख्या क्या होती है? जो हमारे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं जो, वो क्या होते हैं? इज रेशनल नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परमीय संख्या। परमीय संख्या क्या होती है? परमीय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम PYQ के रूप में लिखते हैं, शर्त क्या होती है? Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर Q 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे फिर क्या पूछा है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमीय संख्या है और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमीय संख्या है। नहीं, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरमीय संख्याएं भी होती हैं। तो मुझे तो देखते ही पता चल गया कि दूसरा ऑप्शन क्या है, सत्य नहीं है। उसने पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। यस, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सब, ये क्या है? एक पूर्णांक है। यस, ये सही है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमीय संख्या है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमीय संख्या नहीं है, क्योंकि कुछ अपरमीय संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पे आंसर ये वाला बन जाएगा। ये क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। यस है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परमीय संख्या है। यस, जितनी भी पूर्ण संख्या है इन्हें हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपके मन में आया 0 तो 0/1 लिख सकते हो, क्योंकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। क्लियर है? आगे आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? 11 से विभाज्य नहीं है।
11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी दी गई संख्या, जैसे मैंने लिखा कि ए बी सी डी ई एफ, तो कितनी संख्या है? 6 संख्या है। आप यहाँ पे पेन रखो ऐसे ऐसे और यहाँ पे रखो ऐसे, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे आप ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, इन संख्याओं का जो डिफरेंस है, इन संख्याओं के जो सम का जो डिफरेंस है वो 0, 11 या मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। बात ठीक है। तो बस आप क्या कहें, जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, कोई नंबर है, तो उसमें एक, चाहे आप इधर से पेन रखो चाहे इधर से, तो देखो मैं पेन किधर से रख रहा हूं, यहां से रखूंगा तो 1 प्लस 0 तो 1 2 तो 1 3, यहां से रखूंगा नीचे से 1 1 2 1 3, तो इसका मतलब है कि 3 माइनस 3 क्या आ गया? 0 आ गया। अगर उनका डिफरेंस 0 है तो संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। यहां पे चेक करूंगा तो 1 और 1 1 3, 3 प्लस 0 प्लस 0, तो मतलब कहने का यहाँ भी 3 माइनस 3 है, तो 0 आ गया। ये भी संख्या 11 से विभाज्य है। तो हमसे पूछा नहीं है, कौन नहीं है? अब यहाँ पे देखो, जब कोई संख्या दी 1 2 3 4 5 6 7 है, अगर इवन टर्म होता तब तो बात बन जाती। इसका मतलब यही नहीं है। जब भी किसी नंबर को, जैसे मैंने लिख दिया 5 5 5 5 5 को मैंने कितनी बार लिखा? 5 बार लिखा। तो अगर मैं पूछूं क्या 11 से भाज्य, तो आप आंख मूंद कह देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब यहां रखोगे तो इसमें 3 टर्म आया, इसमें कितना है? 10। तो 15 और 10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15 और 10 का डिफरेंस जो आएगा वो 5 आ जाएगा। आना क्या चाहिए? 0 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप इसको चेक ही मत करो। ऑप्शन तो हमेशा एक ही सही होता, टाइम वेस्ट नहीं करने का। कह रहा है विभाज्य नहीं है तो यही वाला नहीं होगा। अगर इसी में 4 होता या 6 हो जाता, कितने? 6 हो जाता, तो 5 5 5 5 5, तो 5 × 15, तो आप क्या कहते हैं? 15 माइनस का 15 बराबर किसके हो गए? 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। मैंने डिटेल में इसको बता दिया, ठीक है ना। अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए आराम से। इस सवाल का आंसर बताइए। ये मत सोचिएगा बहुत आसान सवाल है, पीवाईक्यूज है। अब आपको ये पता चल जाएगा ना कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे सवालों की अलग से एक पूरी सारे क्वेश्चन कंपाइल कर दूंगा एक साथ, और उसकी क्लास जो भी होगी अपने जितने भी क्वेश्चन 40 50 100 क्वेश्चन बनेंगे एक साथ करा दूंगा, ठीक है ना। करा कि -1 की पावर 0, किसी घात 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। -2 की पावर 1 -2, -3 का स्क्वायर है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 4 का क्यूब है तो माइनस आएगा, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा, और -1 की पावर क्या है? इसका मतलब यही हुआ ना कि 1/1 लिख दो, होल क्यूब कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? तो आप एक को कितनी बार मल्टीप्लाई करो? एक ही आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया एक है, कोई मतलब नहीं है इस टर्म का, ठीक है। तो 64 और 9 1 10 और 64 2 66, माइनस का 66 प्लस 10 तो जो हो जाएगा माइनस का 56 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन में है क्या? आप कहेंगे यस सर है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताए मुझे। 56 है ना। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनको कैसे किया जाता है इस बात को ध्यान दो। आप ऊपर पहले देखो कि कितने, हालांकि एक्स नहीं बेटा, ये इनटू है, इनटू, ठीक है ना। ये क्या है? इनटू है। तो ऊपर पॉइंट के बाद 3 4 2 6, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 6 है। यहां पे एक चीज गलत लिखी गई है, ये इसके भी नीचे रहेगा, ठीक है ना। इसके भी नीचे रहेगा बेटा, ये यहां नहीं, इतना नहीं, इतना है, ये इतना है। और यहां पे पॉइंट करिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 और 4 2 6। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे 6 है, इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट को हटाओ, इस पॉइंट को हटाओ, और यहां से इस पॉइंट को हटा दो, तो आपको क्या होगा कि अब सिंपली जो मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं कि 81 इंटू 25 इंटू 324 अपान 625 इंटू 729। क्लियर है बात? तो आपको पता है कि 81 का जब टेबल पढ़ेंगे, वैसे तो आप पता है कि 81 नौया कितना होता है? 81 नौया 729 होता है, 9 कम 9 9 72, ठीक है ना। 25 25 कितना हो जाता है बेटा?
625 हो जाता है, ठीक है ना। और 4 3 7 दोनों ये 9 का मल्टीपल है, तो मैं यहीं पे कहूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा कि 9 3 27, 3 2 5 है ना, 54 हो जाएगा, 9 6 54। तो आप आराम से कह सकते हैं बेटा ये कितना आ गया, ऊपर आया 36, नीचे आ गया क्या 25, तो बाहर आएगा तो 6/5 हो जाएगा। और 6/5 का मतलब होता है क्या 1.2, कितना होता है 1.2, ठीक है। 1.2 ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे यस सर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो आई होप 1.2, अरे भाई 6/5 लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि 1 सही 1/5। 1/5 का मतलब होता क्या है, तो एक तो पूरा पूरा है, तो एक पूरा पूरा एक से ज्यादा है, तो आपको ये पता ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 कहाँ जाएगा, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा एक ही आंसर है, 2 से कम है, बस इतना हो गया। मतलब आपको कुछ नहीं आता तो आप देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या था ना, ये जो लिखा है बेटा ये वाला रूट नीचे तक आएगा, नहीं तो सवाल में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सवाल में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। कह रहा है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूं कि यदि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू n² - 2 होता है, ये होता है, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगर पूछे इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/n तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा कि x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान हो जो होगा, अगर इसको आप b मान लो तो आप कहेंगे कि b² माइनस का 2, b² - 2। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यही क्वेश्चन एज इट इज डिक्टो आया हुआ है कि अगर x प्लस 1/x⁴ है। अच्छा एक चीज अभी और बताऊंगा साथ साथ में, तो यहीं पे आप क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर। चलो लिख देता हूं, क्या करूंगा बेटा 4 का स्क्वायर करूंगा और माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 2, तो 16 - 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 14 बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो मैंने कहा कि इसी को b माना, इसका मतलब जब x⁴ प्लस 1/x⁴ जब 4 लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि 14 का स्क्वायर माइनस का 2 और 196 माइनस 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा 194 आएगा। आप कहेंगे यस सर। कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे नो सर। कोई दिक्कत है क्या, तो 194 आएगा। क्लियर है। एक संख्या का 1/6 भाग 28 के आधे से 8 कम है तो उस संख्या का 1/4 भाग क्या है। आप चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा उसने कहा वैसे ही कर लेंगे। एक संख्या का 1/6, मान लिया कि संख्या क्या है x है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि माना जो संख्या है ना, माना संख्या x है, एक संख्या का 1/6 28 के आधे के से कम है, ऐसा यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा जगह। एक संख्या का 1/6 28 के आधे, 28 के आधा कितना है 14 से 8 कम है, तो मैं इसको क्या करता हूँ 8 जोड़ दूं तो ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा डिफरेंस, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 36। और हमने क्या आना, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, 1/4 जो होगा 9 चौक 36, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 9 ऑप्शन में है, यही आपका आंसर बनेगा। मतलब उसने जैसा कहा है वैसे एज इट इज कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 8 इधर आएगा तो क्या बचेगा 6, और 6 से मल्टीप्लाई करें 36 हो जाएगा, और 1/4 निकालना है तो 9 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं है सवाल में। अगर आप सवाल की लैंग्वेज पकड़ पाए हैं तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है सवालों में। यदि किसी संख्या का 2/3 84 है, उस संख्या का 45% क्या है होगा। किसी संख्या का 2/3, आप कहेंगे कि कोई संख्या क्या है x है, इसका 2/3, 2/3 का मतलब क्या है 2/3, 84 है, कितना है 84 है, तो उस संख्या का 45% क्या होगा। तो आप कहेंगे कि यहीं पे कि 2 चौको 8, 2 दूना 4, तो 42
गुणे 3 और इसी संख्या का 45%, तो 45% की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 9 45 5 20 100, 2 से कट करेंगे 2 दहाम 20 और 2 21 42, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 21 तियाँ 63 गुणे 9 बटे का 10, 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 9 चक 54, 2 56 बटे का 10, यहाँ पे क्या कहूँगा कि 56.7 आंसर आएगा, 56.7 आंसर आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताएं। इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे और इसका आंसर दीजिए कि 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, 2x माइनस 3 x माइनस 1, यहाँ पे ब्रेकेट छूट गया है, लगा देता हूँ, ठीक। 4x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 11, तो 2x प्लस 3 का मान क्या होगा? तो आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और x की जो वैल्यू आएगी पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और मुझे पता है कि कोई संख्या लिखी है 2x, अगर मैं x का मान 0, अगर मान लो 0 भी आ जाए तभी आंसर 3 आएगा, तो मतलब कहने का कि एक आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। अगर 1 आ जाएगा, अब हम चाहें तो सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। कैसे? 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 3 5 ऑप्शन है, 2 रखें 2 2 4 3 7 ऑप्शन है, 0 रखेंगे तो 3 भी ऑप्शन है, तो बेहतर है। हालांकि अब जो मैं 1 2 3 रखकर इसमें सेटिस्फाई कर जाए LHS इक्वल टू RHS, तब भी हम आंसर को यहाँ पे बता सकते हैं। पर बेहतर है अगर आपको पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट नहीं आता है, सपोज दैट आप PYQ पढ़ के गए हैं और आपको नहीं आ रहा है एक चीज करना, फंस जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए मैं लगा के दिखाऊंगा, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कहूंगा 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा, आप कहेंगे सर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8x होगा, ठीक। ये माइनस का क्या होगा, 3x माइनस 12, प्लस इधर 2 है, 2 बाहर ले लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x और प्लस 3। RHS वाला अभी नहीं ले रहे हैं, है ना, LHS लिया है मैंने, LHS को लिया है, आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे दिया है जब इसको स्टेप, तो मुझे ये पता है कि एक स्टेप और लिखता हूँ कि 2x स्क्वायर 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा, प्लस का 5x माइनस 12, और ये अंदर जाएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 3x और एक क्या हो जाएगा, 4x, 3 1 4x और 4 दूना 8x माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। अब ये वाला लिख देता हूँ RHS कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है सवालों में, तो आपको ये पता है 2x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे यस सर। और यहाँ पे 5x और माइनस 8x माइनस 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3x मैं लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और उधर क्या है कि 2x माइनस का 11, तो डिफरेंस लेंगे उधर जाएगा, ये दोनों सम हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। इसका मतलब मैं इधर आए तो लिख सकता हूँ माइनस का 5x, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो अंतर लिखेंगे 6 5 11, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5, सॉरी हाँ माइनस का 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 1 मिल गई, यही तो बात मैं कह रहा था, तो 1 मिल गई तो 2 गुणे 1 प्लस 3, तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। आप चाहते, आपको नहीं आता तो मैंने शुरू में ही बताया था कि एक कोई वैल्यू ले लेते, आप यहां से चेक कर पाएंगे क्या होगा। ये हो नहीं सकता, 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 रखो इधर, तो कितना हो जाएगा, 4, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2 और ये 11, तो 4 तो 6 माइनस 11, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। इधर 1 रख देते तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1, और 4 1 5, ठीक। और यहां पे बात करते तो माइनस 2 और ये 0, पूरा 0 हो जाता, तो क्या आता, माइनस का 5। यहीं पे देखो LHS इक्वल टू RHS मिल गया, माइनस 5 इसका आ गया, माइनस 5 उसका आ गया, आपका आंसर बन गया। क्लियर है? तो आप हिट एंड ट्रायल से अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही कर लीजिए, इतना टाइम रहता है आपके पास करने का, पर सावधानी की जरूरत होती है, ठीक है। एक दुकानदार ने 6 रुपए में 10 टॉफियों की दर से टॉफियां बेची, ठीक। उसे 20% का लाभ हुआ, उसे रुपए 4 में कितनी टॉफियां मिली होंगी? पहले आप तो ये पता करो ना कि 10 टॉफियां मिली कितने की हैं, ठीक।
तो अब मैं कहूं कि अगर मैं यहीं पे लिख दूं वस्तु, क्या कह दूं, वस्तु, और फिर मैं कह दूं क्या, कीमत कह दूं, ठीक है ना। तो सीपी और एसपी की बात करेंगे तो यहां पे अगर मैं कह दूं कि 6 रुपए में, तो कीमत कितनी है, ₹6, कितनी बेची गई, तो आप कहेंगे 10 वस्तु टाफिया बेची गई, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। तो उस हिसाब से उसको 20% का लाभ हुआ 1/5, इसका मतलब वस्तु का सीपी 5 था तो एक प्रॉफिट हो गया, तो सीपी 5 था तो एसपी बेचा कितने गया, 6, ये 6 का ही बेचा, 6 का ही बेचा। इसका मतलब है हम इस बात को भी यहां से कह सकते थे, इसको ऐसे मतलब कहने का है कि 6 रुपए का बेचा, तो वस्तु उस समय वस्तु की सीपी कितनी थी, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, यहां पे वस्तु और कीमत ऐसे लिखता हूं बेटा, ठीक है ना। और एसपी, तो वस्तुएं कितनी हैं, 10 हैं, बेचा कितने का, 6 का। मैं कहता हूं सीपी कितना होगा वस्तु का, आगे पूछा क्या है, तो उसे 4 रुपए में कितनी टाफियां मिलेंगी। तो आपको पता है ना कि ये जो वस्तुएं हैं ये वाली, ये एक्चुअल में 5 रुपए की थी, सॉरी 5 की चीज कितने बेची गई, 6 की, तो उनका सीपी कितना था, 5 था, ठीक। इसका मतलब 5 रुपए की 10 वस्तु उसने खरीदा था, 5 रुपए की 10 खरीदा था, तो 5 रुपए की 10 खरीदा था। तो आपको पता है कि एक कितने पड़ी, 2 पड़ी थी, तो कह रहा है कि 4 रुपए में कितनी टाफियां मिली होंगी उसे। तो 5 रुपए में जब 10 मिली तो 4 रुपए में उसे 2 से गुणा करेंगे तो 8 टाफियां मिली होंगी, 8 टाफियां मिली होंगी। बताओ क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं है ऑप्शन में 8, ऑप्शन में 8 नहीं है, इन्होंने ऑप्शन में मिसिंग कर दिया है, ऑप्शन में मिस कर दिया है, 8 ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जब 20% का लाभ हुआ तो 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेची गई, तो 6 में ही बेचा, वास्तव में 6 में 10 रुपए का बेचा, लेकिन उसकी लागत कितनी थी, 5 थी। इसका मतलब 5 रुपए में उसने 10 खरीदा, ठीक है ना। तो 4 रुपए में कितना मिलेगा, 8 टाफियां मिलेगी, 8 ऑप्शन नहीं है, और यहीं पे कहीं 8 बन जाएगा, मुझे लग रहा है यही वाला 8 ऑप्शन है, ठीक है ना। यहीं पे आपका ये 8 ऑप्शन है, ठीक। तो मैं इसको आपका ठीक कर देता हूं, ठीक है ना। यहीं पे आपका ये ऑप्शन 8 है, क्लियर है बात। तो यही आंसर बनेगा, यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में बी ए बराबर बी सी के, ध्यान से सुनना कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक। मैंने आपसे कल भी बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटीज, मीन, मोड, मीडियन, इन सबसे, और मेंसुरेशन, 3D, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, मीन मोडियन में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, कॉन्ग्रुएंसी से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, डिविजिबिलिटी से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। मतलब एकदम फिक्स पैटर्न है, फिक्स टॉपिक हैं। आप चाहें तो 4 दिन में उन टॉपिक को अगर पढ़ लें आराम से 1-1 घंटे, फिर भी आप सारे टॉपिक को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। करा कि त्रिभुज ए बी सी में, अगर मैं यहीं बात करूं कि त्रिभुज ए बी सी में बी ए बराबर बी सी के, तो ध्यान देना कह रहा है बी सी, चलो यहां ए बी सी, ये तो बी ए बराबर बी सी के, तो बी ए बराबर बी सी के, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है यदि ए ई तथा सी एफ, ए ई तथा सी एफ कोण ए और सी के समद्विभाजक है। थोड़ा सा मैं फिर से चेंज करूंगा, मैं ए को नीचे लेकर आऊंगा, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा बेटा, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं यहाँ पे ए रखूंगा और बी यहाँ और सी यहाँ, क्योंकि नीचे से जाए ज़्यादा सही रहेगा। बी ए कहाँ है, ये है, बराबर बी सी के, आप कहेंगे यस सर, ठीक। ए ई और सी एफ क्रमशः, ए ई और सी एफ, तो ये क्या है, ई है और ये क्या है, एफ, क्रमशः कोण ए और सी के समद्विभाजक है। तो मुझे ये पता है कि अगर ये साइड इक्वल है तो ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर होंगे,
इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि ये 2x है तो ये x होगा, ये x होगा, तो फिर ये भी x होगा और ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों कोण मैंने बराबर माना है। ठीक है ना। अब आगे देखो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि एक त्रिभुज, तो वहां पे बात कर रहा है AFC। AFC, आप मुझे बताओ कि अगर इस त्रिभुज AFC, ठीक है ना, और ध्यान देना CEA की बात करूं तो इन दोनों में F और E क्या है? इक्वल है। लेकिन इन दोनों त्रिभुज में ये वाली साइड क्या है? कॉमन है। कॉमन है कि नहीं है? और ये वाले एंगल इसका और इस वाले का ये एंगल क्या है? इक्वल है। तो मुझे इतना पता है कि ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन जहां पे F और E बीच में आना चाहिए, तो F और A है, F और A है, कभी नहीं होगा ये। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। यही तरीका होता है, F और E, F और E। ठीक है ना। आगे देखते हैं, त्रिभुज AFC इज इक्वल टू AFC इक्वल टू किसके इन्होंने बताया है? जरा देखो तो A दोनों में कैसे आ जाएगा? दोनों में A नहीं आएगा, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यहां पे आते हैं तो त्रिभुज AFC, AFC, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज CEA, ये दोनों कैसे हैं? इक्वल है। यही आपका सही बन जाएगा। यहां क्या कह रहा है कि AFC, चलो ठीक है, इज इक्वल टू AC। अरे भाई गलत है। क्या है? गलत है। तो देखने से पता चल जा रहा है, आपको समझ में नहीं आया होगा। आप इन दोनों को देखिए, तो इस त्रिभुज का ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है, मैं कहूंगा ये और ये बराबर इसके हैं, ये और ये बराबर हैं। ठीक है ना। तो आप कहेंगे क्या कि AFC, ठीक। और दूसरी चीज क्या कहेंगे कि अब A से शुरू किया है तो A की जगह क्या आना चाहिए? C आना चाहिए। F गया है तो E आना चाहिए। ठीक, और यहां C और A बराबर है, तो देखो क्या है, तो AFC, तो आप ये दोनों इंटरचेंज होंगे, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, F और E हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और कुछ है नहीं। तो आई होप आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।